नमस्कार। आज हम देश की जर्नी को लिए चलते हैं। हमारे आदरणीय पूर्व प्राचार्य रहे डॉक्टर दिलीप जी पूनिया, जिसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। इनके पिताजी स्वर्गीय जयनारायण जी पूनिया जी हमारे तारानगर के विधायक रहे हैं और एक राजनीति में शानदार प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र का उन्होंने किया है। पिछले 80 के दशक 70-80 के दशक से लेकर पिछली जो 2018 तक उन्होंने यहाँ अपना इस क्षेत्र को कर्म भूमि मानकर काम किया है और अब लगातार पिछले एक साल से दिलीप जी पूनिया भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर क्षेत्र की सेवा करने में जुटे हुए हैं। आज उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते साजिद भाई, आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहले तो आप अपने जीवन के बारे में, आप अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में, आप अपने क्षेत्र के बारे में बताएं जनता को। साजिद भाई, मैंने 1977 में सेकेंडरी की थी और 78 में हायर सेकेंडरी की थी। दोनों ही परीक्षाओं में राजस्थान बोर्ड में दोनों में मेरिट होल्डर रहा मैं। इसके बाद किसी कारण से दिल्ली सेंट स्टीफेंस तो एडमिशन नहीं ले पाया, लेकिन कॉमर्स कॉलेज जयपुर में यूनिवर्सिटी कैंपस में मैंने बीकॉम ऑनर्स किया, वहीं से एमकॉम किया, एमफिल किया। एज क्वालिफाई होते ही 84 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ में अपॉइंटमेंट मेरा एज ए कॉलेज लेक्चरर वहाँ हो गया था। 5-6 महीने वहाँ सर्विस की। इसके बाद मैं सरदार सर आ गया 85 जुलाई से 2007 तक। लगातार मैं 22 साल तक सरदार सर कॉलेज में कार्यरत रहा। 2007 से रिटायरमेंट तक, पिछले 31 अक्टूबर तक मैं राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में मैंने सेवाएं दी हैं। आपके परिवार में आपके भाई हैं, वो भी सर्विस में हैं। आप कितने भाई बहन हैं, उसके बारे में आप थोड़ा जनता को बताएं। जी, मेरे 4 भाई थे हम। एक भाई बीच में छोटा भाई चरण सिंह एक्सीडेंटली डेथ हो गया था थोड़ी उम्र में। मेरे से छोटा भाई नरेंद्र पूनिया 1996 में सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था और अब वर्तमान में DYSP भादरा के पद पर कार्यरत है। छोटा भाई वीरेंद्र पूनिया, जिसे हम घर पे प्यार से सभी आसपास वाले शेरू के नाम से ज़्यादा जानते हैं, उसने भी MCA किया हुआ है, LLB की हुई है और वो पहले टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली भी सर्विस कर चुका है। लेकिन बाद में अब चरण सिंह के जाने के बाद घरेलू एक दायित्व घर पे एक रहने के लिए चाहिए, इसलिए अब वर्तमान में वो राजगढ़ घर पे सारी व्यवस्थाएं वही संभालता है घर पे एक रहने के लिए। तो उसने वो जॉब छोड़ दिया है और अब घर पे ही और अब अदालत प्रैक्टिस करेगा वो। पिछले 70-80 के दशक से लेकर 2018 तक के आपके पिताजी स्वर्गीय जयनारायण जी ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया था। उससे पहले आप सर्विस में थे और ऐसा नहीं लगता था कि कभी दिलीप जी पूनिया इस प्रकार उनके जाने के बाद में सेवा कार्य करेंगे। देखो साजिद भाई, 77 में पापा जी ने पहला चुनाव लड़ा था। घर में सबसे बड़ा होने के कारण चुनाव मैनेजमेंट बाकी सारी व्यवस्थाएं लगभग देखनी पड़ती थी। लेकिन 84 में जब राजकीय सेवा में आ गए तो राजकीय सेवा नियमों की कुछ बाध्यताएं होती है। खुलकर प्रचार प्रसार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन काफ़ी कुछ चुनाव का मैनेजमेंट मेरे को अनुभव रहा है। 1985 में तारानगर से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। इसके बाद से लगातार वो 5 चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं। बीच में एक 1990 में एक चुनाव राजगढ़ से भी लड़ा था बीच में उन्होंने। तो इन सब चुनाव में सभी मुख्य कार्यकर्ताओं से सभी से मिलना जुलना होता था और चुनाव व्यवस्थाएं देखने के लिए एक पारिवारिक सदस्य और बड़ा सदस्य होने के नाते काफ़ी कुछ सभी से संपर्क में रहना ही पड़ता था। तो 1985 से लगभग मैं तारानगर की जनता से लगभग मुख्य सभी आदमियों से मैं लगातार संपर्क में रहा हूँ। और उसके बाद भी जब भी मिलना जुलना होता था, चूँकि मेरे परिवार की पृष्ठभूमि ही इस प्रकार की है। पापा जी पहले प्रैक्टिस करते थे, तो उस समय भी लीडिंग वकील थे राजगढ़ के। 77 में पहली बार उनको जब जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया तो 78 में मंत्री भी बने। फर्स्ट टाइम इलेक्ट होने के बाद भी उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। बड़े महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट थे, PWD था, फूड एंड सिविल सप्लाईज था, फ्लड एंड फैमिन रिलीफ डिपार्टमेंट था। तो 2-2.5 साल ये एज ए
कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। 80 का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 1985 में उसी जनता पार्टी के सिंबल पर, जो कि जनता पार्टी उस समय हलदर निशान वाली थी, काफ़ी कुछ सिमट चुकी थी, लेकिन फिर भी तारानगर की जनता ने बहुत प्यार से, बहुत स्नेह आशीर्वाद उनका मिला और 85 में उस समय जनता पार्टी के सिंबल पर ही वो इलेक्ट हुए थे। 31 अक्टूबर 2018 को 2020 को आप 31 अक्टूबर 2020 को जब आप 2022 की रिटायरमेंट 31 अक्टूबर 2022 को आप रिटायरमेंट होने के बाद में 31 अक्टूबर 2022 में आप रिटायरमेंट हुए, पिछले महीने 4-5 महीने पहले। इसके बाद में आप एक सक्रिय राजनीति के तौर पर आप भूमिका निभा रहे हैं। तो क्या आने वाला जो 23 का चुनाव होगा, क्या उसकी तैयारी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो साजिद भाई, एक बात बता दूं आपको, 1985 से लेकर के अब ये 2022-23 तक का सफ़र मान लो आप, बहुत लंबा सफ़र है। और हमारे परिवार को तारानगर की जनता से, राजगढ़ की जनता से जो स्नेह मिला, जो आशीर्वाद मिला, जो सहयोग मिला, जो मेलजोल मिला, चूँकि 85 में जनता पार्टी के सिंबल पर लड़े थे, बाद में इनेलो थी, बड़ी पार्टी नहीं थी, न कोई धन बल था, न बाजू बल था, लेकिन फिर भी जनता का इतना प्यार मिला कि 2 चुनाव तो लगभग 1100, एक चुनाव तो 1100 वोटों से हारे, एक चुनाव 2000 वोटों से हारे। उसके बाद भी 1985 का चुनाव भी जीता, 2013 से 18 तक भी एमएलए रहे। बिल्कुल एक साधारण ज़िंदगी जीते हुए आम लोगों के बीच में रह करके इस जनता ने जो प्यार स्नेह उनको दिया, जो सम्मान दिया, आज मैं उसके बदौलत कम से कम इन जनता से मेरा संपर्क तो ज़रूर रखूं। इतना पुराना पारिवारिक संपर्क है। ठीक है, पार्टी उम्मीदवार बनाती है, किसे बनाती है ये आगे डिपेंड करता है, ये पार्टियों पर निर्भर करता है उम्मीदवार बनाए या नहीं बनाए, लेकिन जो 30-40 साल का जो लगाव है, आम जनता से जुड़ाव है, जो एक पारिवारिक सदस्य की तरह से है, उस सदस्य के नाते ज़रूरी है कि उन जनता से लगातार संपर्क में ज़रूर रहा जाए। उनके सुख दुख में जो कोई भी ज़रूरत जहाँ होती है, वहाँ जितना संभव हो सके उनके साथ रहने का प्रयास किया जाए, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ। यही आदत पापा जी की थी। सुबह जल्दी घर से कुछ खा पी के निकलते थे, दिन भर गाँव में, फील्ड में, चौपाल में लोगों के बीच रहते थे। हर समय उनकी जो आदत थी उसी के अनुरूप मैं भी कोशिश करूं कि उन अपने लोगों के बीच में जहां कहीं भी मेरे लायक कुछ हो या उनके सुख दुख में मैं भी शामिल हो सकूं। और एक जो लंबे 30-40 साल का जो एक लगाव रहा है, एक परिवार की तरह से रहा है, कोई केवल विधानसभा या राजनीतिक क्षेत्र ही इसको नहीं माने, जो लगाव, जो स्नेह रहा है, उसको कम से कम वो ज़रूर बरकरार रहे। आगे राजनीतिक पार्टियों पे निर्भर करता है, आगे उम्मीदवार बनाते हैं तो मोस्ट वेलकम, वरना लगाव जनता से, वो जुड़ाव है, वो वैसे ही बना रहना चाहिए। जब आपके पिताजी स्वर्गीय जयनारायण जी ने चुनाव लड़ा है क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की जनता ने उन्होंने लड़वाया था, कुछ मार्जिन से वो चुनाव हार जाते थे, या यहाँ की जो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बना देते थे लोग विपक्ष का जो सामने वो चुनाव लड़ते थे। क्या अगर जनता अगर 2023 में आपको कोई भी पार्टी का टिकट नहीं देती है, अगर जनता अगर ये कह दे कि अगर आपको इसी प्रकार पद चिन्हों पर चलना पड़े, तो आप क्या तैयार हैं? नहीं साजिद भाई, अभी ये कुछ कहना बहुत जल्दी होगी, क्योंकि अब एक राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित है। 2013 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके बीजेपी सिंबल पे चुनाव लड़ा था, और बीजेपी पार्टी में ही अब हमारा पूरा परिवार शामिल है। तो एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय, दुनिया की सबसे बड़ी एक राष्ट्रीय पार्टी है। पार्टी में अनुशासन भी होता है, संयम भी होता है, और पार्टी में निष्ठा रखें तो ही उस राजनीतिक पार्टी के प्रति अपनी एक आस्था मानी जाती है और उसमें विश्वास किया जाता है। तो मैं तो ये निश्चित रूप से आज तो यही कहूँगा कि निश्चित रूप से हमें पार्टी ही अवसर देगी तो ही हमें ये काम में लेना चाहिए इस अवसर को। वरना पापा जी तो जनता के भरोसे ही हमेशा, जब भी मन में आता था तब वो इंडियन नेशनल लोकदल के सिंबल पर भी आए, बिना बीजेपी के समझौते के भी चुनाव लड़ने के लिए वो आ गए थे। जनता का सहयोग स्नेह था। लेकिन वर्तमान समय अब जब राजनीतिक पार्टियों के अस्तित्व का है, राजनीतिक पार्टियाँ जब उम्मीदवार बनाती हैं, तो हमें वही अपेक्षा करनी चाहिए कि उनकी उस पृष्ठभूमि के आधार पर बनाते हुए हम भी दावेदारी करें, और यदि पार्टी अवसर देती है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ा जा सकता है। क्षेत्र के लोगों में अब की बार ये लग रहा है कि बीजेपी की टिकट है वो जयनारायण जी के परिवार को दी जाए और लोगों की मांग है। क्या कहाँ तक ये संभव होगा, आपको क्या लगता है? ये तो पार्टी पे ही डिपेंड करता है।
पार्टी अपने सर्वे कराती है, पार्टी अपने पदाधिकारियों से विचार विमर्श करती है, स्थानीय राजनेता जो हैं वो भी अपनी राय मशवरा देते हैं और हमेशा पार्टी कोशिश करती है कि विनिंग कैंडिडेट को ही टिकट दें और उसी को उम्मीदवार बनाएं ताकि आगे हमारी सरकार बन सके। और इस आधार पे जो भी काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं पार्टी में, उनके अपने सोर्स हैं, उन सोर्सेस से वो अच्छी तरह से जांच परखने के बाद ही वो जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनमें से ही उम्मीदवार का चयन करेगी। और यही राजनीतिक सिद्धांत भी कहता है कि एक सुयोग्य उम्मीदवार जनता को दिया जाए, इससे पार्टी की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और पार्टी लंबे समय के लिए यहाँ अच्छी सेवाएं भी दे सकती है। आपने 1977 से लेके अब तक का जो देख रहे हैं, क्योंकि आपके परिवार से, आपके घर से जो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, 2018 तक आपके घर में प्रतिनिधित्व रहा है, उस समय की राजनीतिक और आज की राजनीतिक में क्या अंतर है? उस समय साजिद भाई गांव में एक दो मुखिया लोग होते थे और लगभग वो ही समर्थन दे दिया करते थे और उन मुखिया लोगों के आधार पर उस परिवार के, समाज के, उसके आसपास के, उस गांव के क्षेत्र के लोग अपना मत समर्थन दे दिया करते थे। वर्तमान समय अब डिजिटल युग आ गया है, बहुत फास्ट इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं, हर आदमी अपने हर कार्य क्षेत्र का विस्तार करता जा रहा है, तो हर आदमी के अलग अलग लोगों की समझ हो गई है, अलग अलग लोगों के अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, अपने अपने संपर्क बने हुए हैं। और जितना ज़्यादा हम जो जो विकसित हो जाते जा रहे हैं, शिक्षा का प्रसार जो बढ़ता जा रहा है, हर आदमी अपने एक उम्मीदवार में जो कुछ उससे अपेक्षाएँ रखता है वो अपने व्यक्तिगत खुद सोच के आधार पर करता है और उस सोच के आधार पर ही वो मतदान करता है, अपने नेता का चयन करता है। तो वर्तमान समय में जहाँ मोस्टली युवा वर्ग हमारे सबसे ज़्यादा है, युवा वर्ग की वर्तमान समय में जो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए वो अपने एक आशा की किरण देखता है कि क्या, कहाँ हमें इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है, किस प्रकार से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। वर्तमान में हम देख रहे हैं रोज़ पेपर लीक हो रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो फेल हो चुका है, बहुत पुरानी शिक्षा नीति हो चुकी है जो रोज़गार परक नहीं है। ये सारा सब कुछ देख करके उनमें एक हताशा, निराशा का भाव है। अब नई शिक्षा नीति आ रही है, आईटी वोकेशनल बेस्ड होगी, वो उसके आधार पर उनको आगे जॉब या कोई भी प्रोफेशन में जाने के लिए, किसी भी प्रकार का स्किल्स के लिए उनको इस प्रकार से तैयार किया जाए ताकि वो बेरोजगार नहीं रहे। साजिद भाई, अपना क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, राजस्थान पिछड़ी हुई स्टेट है, राजस्थान में भी अपना क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ सिंचाई के साधन नहीं है, बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, बड़ी रोड्स नहीं है, हमारे पास बड़े कल कारखाने नहीं है, लगभग कोई जॉब प्रोफेशन सर्विस पर ही हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। तो इसके लिए उनको निश्चित रूप से जॉब के कोई न कोई चांस मिले, इस प्रकार की कोई योजना, कोई स्कीम, कोई इस प्रकार का प्रयास किए जाने चाहिए ताकि बच्चे बेरोजगार नहीं रहे और वो किसी नशे में, अपराध में, इन भावनाओं में लिप्त नहीं हो। ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। अभी 2013 से लेकर 18 तक की जो बीजेपी सरकार थी और 18 से लेकर अब जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार चल रही है, इसको लेकर आप जो विकास कार्यों के बारे में क्या अंतर स्पष्ट करेंगे? देखो, जो भी जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो अधिकतम अपने प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करवाए जाए। 2013-18 में जो सरकार बनी थी वो 163-64 MLA सरकार के पास थे। उन्होंने एक सिद्धांतों से, नियमों से, नीतिबद्ध तरीके से विकास के काम के लिए प्रयास किए थे। उसमें पापा जी काफ़ी वरिष्ठ थे, एज्ड थे, सभी पुराने सभी नेताओं से उनकी अच्छी जान पहचान थी, अच्छे संपर्क थे, जिसके कारण बहुत से विकास कार्य तारानगर में जो मूलभूत सुविधाएं देश के आज़ाद होने के बाद से आज तक हम शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, पानी, लाइट के संबंध में, ये घर घर जल कनेक्शन, ढाणियों को लाइट से जोड़ना, छोटे छोटे गाँवों के संपर्क सड़कों का, मिसिंग लिंक्स का निर्माण करवाना, छोटे छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र, इनको अपग्रेड करवाना, नए खुलवाना, क्योंकि वो रात दिन जनता के बीच रहते थे, इन समस्याओं को समझते थे। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कुछ प्रयास किए। वर्तमान सरकार है ये लगभग बराबर बहुमत की है और हम पिछले 4 साल से, 4.5 साल से लगातार देख रहे हैं कि आपसी नेतृत्व की लड़ाई में उलझी हुई है। गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब बराबर बैलेंस में रहते हैं। गहलोत साहब ने पूरे 4 साल तक कोशिश किया कि कोई भी विधायक नाराज़ नहीं हो जाए। हर एक विधायक को उन्होंने एक एज ए मिनिस्टर का दर्जा दे रखा था, जो कुछ भी लिख के दे दिया, कुछ भी घोषणा करवा लो। अभी आपने पिछला बजट भी देखा होगा, घोषणाओं में सबसे माहिर है, जहाँ कुछ जो कुछ दिमाग में आया वो सारी की सारी घोषणाएं ये करके बैठे। आज भी आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे किरोड़ी मीणा जी उन पुलवामा शहीदों की विधवा को लेकर के राजस्थान विधानसभा में गए हैं, जिनके लिए पैकेज
राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी और आज तक उनको एक पैसा भी नहीं मिला। जब शहीदों के पैकेज की घोषणा का पैसा नहीं मिला तो बाकी इनकी घोषणाओं का क्या अंदाज होगा, क्या स्तर होगा, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जितनी घोषणाएं की हैं वो कहाँ फलीभूत हो रही हैं, धरातल पे कहाँ पहुँच रही हैं। 1,35,00,000 महिलाओं को मोबाइल दिए जाने थे 3 साल की नेट कनेक्टिविटी के साथ। घोषणा की थी 16 लाख विकलांगों को, हैंडीकैप्ड को, दिव्यांगजनों को हम उपकरण देंगे। बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं दुनिया भर के एग्रीकल्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो सामान्य एजुकेशन के होने चाहिए थे 250 की बजाय इन्होंने आज 600 कर दिए, जबकि 600 का रिक्रूटमेंट पूरे 5 साल में नहीं कर पाए, जितने रिटायर हो गए। साजिद भाई, एक मैं कॉलेज एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। आज 600 कॉलेजों की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की संख्या है, मात्र 4 कॉलेज में लाइब्रेरियन है, मात्र 12-13 कॉलेज में डीपी हैं, पीटीआई जिसे खेल के कहते हैं। स्कूलों में इनमें जगह जगह पवेलियन बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम ये घोषणाएं कर रहे हैं, खेलों को ये प्रोत्साहन दे रहे हैं। स्कूल से निकलने के बाद वो बच्चा कहाँ जाएगा? किसी कॉलेज में कहीं भी कोई प्रबंध नहीं है, कोई खेल की व्यवस्था नहीं है। इंग्लिश स्कूल खोल रहे हैं, कहीं भी इंग्लिश के टीचर्स भर्ती नहीं है, उनको इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वो किसी भाषा के लायक नहीं रहेंगे। या तो इंग्लिश मीडियम के माध्यम से उन शिक्षकों की भर्ती की जाए ताकि वास्तव में उनको इंग्लिश का नॉलेज हो। इंग्लिश स्कूल से निकल के आ गए, इंग्लिश के कॉलेज एक भी नहीं है राजस्थान में इंग्लिश मीडियम का। आफ्टर सीनियर वो कहाँ जाएंगे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सारे सीनियर्स स्कूल है, उसमें सेकेंडरी स्कूल का कंसेप्ट ही नहीं है। सभी सेकेंडरी स्कूल प्रमोट कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ बार बार ढोल पीटे जा रहे हैं कि हमने इतने सीनियर स्कूल प्रमोट कर दिए, हमने ये विकास के कार्य कर दिए। तो ये जितनी घोषणाएं जो कर रहे हैं, आज कोई भी एमएलए किसी बात के लिए लिख के दे देता है, सरकार से तुरंत ही सुबह उसकी स्वीकृति निकल जाती है बिना बजट प्रावधान के। ओल्ड पेंशन स्कीम का इन्होंने किया, लेकिन उसके लिए बजट प्रावधान कहीं नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, कर्मचारी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए वो पेंशन कहाँ से चुकाई जाएगी, उसके लिए प्रावधान होना चाहिए। नहर खाड़े लाने के लिए ये कह रहे हैं, पिछली 13 से 18 में एक कंसेप्ट लेके आए थे कि फील्ड इरिगेशन के लिए हमारे पास पानी उपलब्ध नहीं है। पीछे जो फीडर आ रही है, उस फीडर में जो कैपेसिटी है, जो पानी हमें अलॉट था, उस अलॉट के आधार पर एक बहुत बढ़िया डिग्गियों के माध्यम से स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी सिंचाई का एक प्रयास शुरू किया था, ताकि सारे रकबे को उससे जोड़ा जा सके डिग्गियों के माध्यम से। 2-3 किस्त उसकी 17 करोड़ रुपए की मंजूर भी हुई, काम भी शुरू करवा लिया था, लेकिन बीच में फिर कंसेप्ट ला करके अब फिर वापस इस बजट में फिर वापस स्प्रिंकलर सिस्टम पे आए हैं। तो यदि वही कंटिन्यू आज तक करती तो आज सारा रकबा वो सिंचित हो सकता था। जब पीछे से पानी नहीं बढ़ रहा है तो कितने खाले और खोद लो, एक सामाजिक वैमनस्य और बिगाड़ेंगे। पानी तो है, वो इतना है, उसका एक सदुपयोग किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम सिंचित कर सकें। सरकार उसी पानी को काम में लेते हुए जगह जगह आगे पेयजल की योजनाओं को बढ़ा रही है, पानी वहाँ भी अलॉट हो रहा है। फील्ड इरिगेशन के लायक हमारे पास अब पानी नहीं है, ये कंसेप्ट ही अब ख़त्म हो रहा है। स्प्रिंकलर सिस्टम पे आना पड़ेगा, आज नहीं 5 साल बाद आना पड़ेगा, इतना पानी है ही नहीं हमारे पास। जब तक कि इसीलिए बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, केंद्र में सरकार है वो स्टेट में हो, ताकि स्टेट गवर्नमेंट के कहने से वो केंद्र सरकार से अपना जो पुराना हिस्सा बकाया पड़ा है पानी का, उस बकाया हिस्से को बढ़ाएंगे तो ही हमारे क्षेत्र को सिंचाई के लिए सुविधा मिल सकेगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक जैसी सरकारें हों। यहाँ ये अपने क्या कहें, एक सरकार है ईगो के चक्कर में रहती है, बड़े नेता बनने के चक्कर में रहती है। चाहे ERCP का प्रोजेक्ट देख लो, आज तक अधूरा पड़ा है। बाड़मेर रिफाइनरी है, आज तक अधूरी पड़ी है। ये योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं, और इनकी डिले होने से जितनी कॉस्ट बढ़ती है, कई हज़ारों करोड़ रुपए में उनकी लागत बढ़ती है। होता है इन बड़े नेताओं का टकराव है, लेकिन वो हज़ारों करोड़ रुपए की जो लागत बढ़ती है, वो लागत आखिर जनता पे ही तो बोझ पड़ना है उसका। आज ये सरकार मैक्सिमम कर्ज ले चुकी है, जितना कर्ज संभव था सारा कर्ज ले चुकी है हर जगह से। वो चुकाना तो इसी देश की जनता को, इसी प्रदेश की जनता को वो टैक्सों के रूप में हमें चुकाना है। तो ये लंबी रणनीति नहीं सोच रहे हैं कि आगे देश क्या भविष्य होगा, कहाँ से ये चुकाया जाएगा। जो सरकार अभी जो कह रही है कि हम 500 रुपये में उज्ज्वला का सिलेंडर देंगे, और आपने अभी पानी के फुहारा पत्ती का जो बताया आपने डिग्गियों का, तो उसके लिए 100 करोड़ की घोषणा की अभी बजट की घोषणा में। ये 5 साल पूरे निकाल दिए। उस समय जो की हुई थी उसको बंद कर दिया था, वहाँ वो कंटिन्यू करती तो आज तक बहुत सा एरिया उससे सिंचित हो गया होता। अब वापस फिर ये स्प्रिंकलर पे आए, तो पहले वाली को क्यों बंद किया था? तभी उसको चलने देते। अभी जो यहाँ का उज्ज्वला गैस का कनेक्शन ये अप्रैल से देना शुरू करेंगे।
कस्टमर पेमेंट पूरा करेगा, उसके बाद वो सब्सिडी उनके अकाउंट में जाएगी। तो 5 साल क्या कर रहे थे, पहले ही दे देते, देना होता। तो ये तो आगे आने वाली सरकार के लिए छोड़ के जा रहे हैं कि आपको ऐसे देना है। इनके दिमाग में स्पष्ट हो गया कि हमें नहीं आना है। अब आगे वालों के लिए हम क्या क्या करके जाएं, एक बांध की शुरुआत कर जाएं, ताकि आगे आने वाले ये लोग कहें कि ये हमने शुरू किया था और देना अब आपको है। ये इस आधार पे, इस रणनीति पे काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान सरकार है वो कह रही है कि हम ऐसे काम करेंगे कि आप जो विपक्ष है वो गायब ही हो जाएगा, उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, तो ये तो शुरुआत कर रहे हैं उस चीज़ की। आप अंतिम बजट होता है, वो बजट जब तक एग्जीक्यूशन के लिए लेवल पे आता है तब तक आचार संहिता लग चुकी होती है। इनको उसका भुगतान नहीं करना है। इनको 2-3-4 महीने में, पूरे साल भर की जो घोषणाएं की वो 2-4 महीने तक इनका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद के लिए ये अपनी नैतिक जिम्मेवारी नहीं मानते हैं कि पूरे 12 महीने तक ये सरकार स्मूथली सारे खर्चों को, आपकी जो घोषणाएं हैं उन घोषणाओं के अनुरूप वो उनका एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन कर सके। ये एक बार चुनाव में महज दिखावे के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर जाते हैं कि ये योजना हमारे समय में शुरुआत हो गई थी, और यदि ये करनी होती इनको तो शुरुआत के पहले बजट में ही करते। पहले बजट में किसानों को कर्ज माफ़ करेंगे, रोज़गार देंगे, रोज़गार नहीं दिया, बोले अब बेरोज़गारी भत्ता देंगे। भत्ता कितने लोगों को मिला, आपके सामने आंकड़े हैं। सबको बोले 4-4, 5-5 घंटे की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी तो भत्ता मिलेगा, वरना भत्ता नहीं मिलेगा। तो 5 घंटे काम करके वो 3-3.5 हज़ार रुपये का यदि बेरोज़गारी भत्ता लेगा तो वो कब अपनी कोचिंग की तैयारी करेगा, जिस उद्देश्य के लिए उसको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है, ताकि वो अपने एक स्थायी रोज़गार के लिए प्रयास कर ले। उसके कोचिंग में और में बुक्स खरीदने में, ऑनलाइन कम्पिटिटिव ऐप खरीदने में उसके लिए जो उपयोगी होना चाहिए वो तो होगा नहीं। वो 5 घंटे आपके ऑफिस में काम करेगा और उसके बाद फिर उसको क्या सहायता मिलेगी, कितने लोग इस नॉर्म्स को पूरा कर पाएंगे। तो नए देने वाली बातें इन्होंने सब जगह वो इस तरह से उन योजनाओं को ठप किया है। घर घर जल कनेक्शन योजना थी, घर घर ढाणी कनेक्शन योजना थी लाइट वाली, अब इन्होंने जाके अब शुरू करने की कहा है, जबकि 4-5 साल तक इन्होंने ढाणियों के वो कनेक्शन नहीं दिए। घर घर जल कनेक्शन योजना थी, इस बराबर की बहुमत वाली सरकार ने उसमें इतना भ्रष्टाचार कर दिया कि करोड़ों रुपए का सेंटर का जो बजट मिला था, जो गाँव में यदि सही तरीके से होता तो कम से कम 70-75 साल बाद देश आज़ाद हुए हो गए। घर घर कम से कम एक पीने का पानी, तो जो बेसिक नीड है हमारी, वो तो कम से कम मिलती। लाइट, पानी, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये तो मूलभूत आवश्यकताएं, ये तो कम से कम सरकार प्रोवाइड करवाए। हमारे यहाँ स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि मैंने 54 किलोमीटर में जो नहर का निर्माण हो रहा है वो मैंने 20,000 हेक्टेयर एक ज़मीन को सिंचित करवाया है, जो वह पिछली आपकी जो निवर्तमान गवर्नमेंट 2005 में आपकी वसुंधरा सरकार ने वो रकबा काट दिया था। आपकी जो सरकार पर आरोप लगाते हैं कांग्रेस सरकार की, आप किसानों के साथ आपने दुर्व्यवहार किया। किसानों की जो ज़मीन थी 2,38,000 हेक्टेयर, जिसमें से आपने 1,12,000 के समथिंग को रकबा काट दिया, तो इसको लेकर आप क्या कहें? वो साजिद भाई, रकबा काटा नहीं था। जब तक पीछे से पानी नहीं बढ़ेगा तब तक के लिए एक बार रोक दिया गया था, और पूरे राजस्थान में रोका गया था। राम प्रताप जी नहर मंत्री हुआ करते थे, और उनके खुद के क्षेत्र में, खुद के खेत गांव में भी आगे का खाड़े नाले एक बार रोक दिए थे। जब तक हमारे पास पीछे से पानी नहीं बढ़ता है तो खाड़े बनाने से फ़ायदा क्या होगा। यही पानी हम सिंचाई के साथ साथ इसका अल्टरनेट सिस्टम देखें कि जो अवेलेबल वाटर है उसको स्प्रिंकलर सिस्टम माध्यम से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वितरित कर सकें, ताकि वो इससे लाभान्वित हो सकें। ये पानी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन इस सरकार ने पीछे से कभी केंद्र सरकार को कोई मेमोरेंडम नहीं दिया, कभी प्रयास नहीं किए कि हमारा पीछे का जो वाजिब हक है, जो पीछे हमें अलॉट हुआ था जितने क्यूसेक पानी, वो आज भी हम पूरा नहीं उठा पा रहे। कारण उस फीडर की मरम्मत हमें करवानी थी, बहुत पुरानी हो चुकी है। उस पानी लाने की कैपेसिटी भी हमारे पास नहीं बची है आज के दिन। वहाँ कोई बजट खर्च करने की नहीं सोच रहा है। नए ERCP, नई लुभावने लोगों को इस प्रकार के स्कीम्स दी जा रही हैं, ताकि जिसको उनको दिखाई दे कि हम तो आपके बहुत शुभचिंतक, हम आप तो ये स्कीम्स आपके लिए लागू करना चाहते हैं, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से जनता जिस जन कल्याण की भावना के लिए सरकार का चयन करती है, जनता वास्तव में फिर बाद में अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। ये लड़ाई, ये दोनों इनकी आपस की लड़ाई है, नुकसान जनता को होता है। अभी जैसे यहाँ क्षेत्र के विकास को लेकर यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने सड़कों के निर्माण के लिए अच्छा बजट पारित करवाया है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुलवाई है वो तो हमारी शुरुआत है, और जिस प्रकार आगे जब होगी तो उसमें अच्छी व्यवस्थाएं की जाएगी।
और यहाँ पर कृषि विज्ञान जो कृषि महाविद्यालय बनेगा, आयुर्वेद महाविद्यालय बनेगा, उप जिला अस्पताल बनेगा। बहुत खुशी है साजिद भाई की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम है हमारे पास, लेकिन इनका एग्जीक्यूशन की विल पावर सरकार के पास नहीं है। 29 एग्रीकल्चर कॉलेज पहले से राजस्थान में है, 7 अब बजट के बाद जवाब दिए, उसमें 7 और खोल दिए। अपने आसपास में तारानगर तहसील में है, नौर तहसील में है, भादरा तहसील में। 33 एग्रीकल्चर कॉलेज एट प्रेजेंट राजस्थान में होंगे इनकी घोषणा के अनुसार, और कुल राजस्थान में वर्किंग लेक्चरर 16 हैं मात्र, जिसमें से 2 भी इस जून में रिटायर हो जाएंगे। 14 लेक्चरर बचेंगे एग्रीकल्चर के। कॉलेज होंगे 33। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, वो ये कहती है कि एटलीस्ट 19 लेक्चरर हों तब उस कॉलेज का ICAR के साथ एफिलिएशन होता है। अपने मेडिकल कॉलेज खोलने MCI से एफिलिएशन नहीं हो तो उसकी डिग्री की कोई वैलिडिटी नहीं है। 19 लेक्चरर एक कॉलेज में हो, पूरा स्टाफ तो 45 लेक्चर्स का होता है एक एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए, उसमें सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन न्यूनतम 19 होने पे उसको ICAR मान्यता देती है। किसी भी पूरे सारे लेक्चरर एक ही कॉलेज में भर दे 33 के, तो भी उसको ICAR की मान्यता नहीं मिल सकती। जब सरकार से इसमें पूछते हैं, ये हमारा काम नहीं है, बोले हम हमारी स्टेट में उस डिग्री की मान्यता दे देंगे, यहाँ जो BSc एग्रीकल्चर की डिग्री काम में लेगा उसको हम मान्यता दे देंगे। लेकिन वही बच्चा यदि आज दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में कोई जॉब के लिए कोशिश करे तो उस डिग्री की हमारी कोई वैलिडिटी नहीं है। वो रिसर्च करने के लिए उसको काम में लेना चाहे तो बिना ICAR की अप्रूवल के वो डिग्री काम की नहीं है। तो इस तरह की घोषणाएं जैसे आयुर्वेद कॉलेज के लिए कर दिया, नर्सिंग कॉलेज के लिए कर दिया, इसके लिए प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक स्टाफ चाहिए, संसाधन चाहिए, एक विल पावर, कम से कम इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए कि मैं ये व्यवस्था करूँगा। इन्हें इतने कॉलेज खोले हैं, उस कॉलेज के अनुरूप कहीं केवल मात्र कहीं भामाशाह से अपेक्षा कर रहे हैं वो बिल्डिंग बना के दे देगा, कहीं कहीं से सरकारी सरप्लस ज़मीन है वो ज़मीन दे दी, शिलालेख लगाते जा रहे हैं, स्टाफ का कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो बिना स्टाफ के इस तरह से कॉलेज खोल के आज घर में सबके 1-1, 2-2 राजकुमार हैं, पूरी साल भर कॉलेज में चक्कर काट के चला गया, डिग्री लेके चला जाएगा, वो बेरोजगारी नहीं देगा तो और क्या देगा देश को? नॉलेज कहाँ ले रहा है वो? उसको कम से कम संसाधन तो देने चाहिए ना उसको कॉलेज में, ताकि वो पढ़ सके। कहीं लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं है, कहीं गेम्स की फैसिलिटी नहीं है, कोई जो एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कहीं नहीं है, टीचिंग कहीं नहीं है। विद्या संबल योजना लेके आए, वो आधी अधूरे मन से लेके आए, वो आज सारे कोर्ट केसेस में उलझी पड़ी है। अब आगे अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं, जो लगा दिए शुरू में लग गए वो हट नहीं रहे हैं, कोर्ट के नए बच्चे हैं उसमें परेशान हो रहे हैं क्योंकि अब उनको चांस नहीं मिल रहा है। तो बिना सोचे समझे इस तरह की लॉन्ग टर्म जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे, या हमारे मन में ये इच्छा शक्ति नहीं हो कि हमें लंबे समय तक इस प्रदेशवासियों के हितों को रखना है, तात्कालिक लाभ लेकर के एक बार घोषणाएं करके आप जनता को एक बार बरगला सकते हो, बार बार नहीं। इस तरह से जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। और अब पिछली जन आक्रोश यात्रा में मैंने हर गांव, हर पंचायत की चौपाल पे देखा था कि जनता वास्तव में आक्रोशित है, ठगा हुआ महसूस कर रही है और वो इसका जवाब देने के लिए तैयार है। आने वाला जो 23 का जो चुनाव है, अभी 8 महीने बाद में जो चुनाव होगा, उस चुनाव को लेकर आप अपने क्षेत्र की लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों के लिए यही कहूँगा कि एक सुयोग्य उम्मीदवार का चयन करें, एक अच्छी पार्टी का चयन करें जो आपके हितों की अच्छी तरह से संरक्षण कर सके, जो आपको अधिकतम सुविधाएं। हमारा क्षेत्र पहले से ही बहुत पिछड़ा है, जब भी कभी भी सरकार कोई 100% टारगेट पे आती है तब हमें सबसे ज़्यादा लास्ट में उसका फ़ायदा मिलता है। कम से कम बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे क्षेत्रवासियों के लिए या बच्चों के लिए, वो मूलभूत सुविधाएं तो उनको कम से कम ज़रूर ही अवेलेबल हों। इस तरह से हमें एक सोच समझकर एक निर्णय लेना चाहिए। भावुकता में क्षेत्रवाद, जातिवाद, कभी नेगेटिव वोटिंग के आधार पर अब हम जो वोटिंग कर जाते हैं किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए, एक सोच समझ करके देखें कि अपना भविष्य कहाँ है, और एक ठंडे दिमाग से सोच करके एक लंबे प्लानिंग अपने दिमाग में रख करके कौन सी पार्टी आपके लिए शुभ चिंतक हो सकती है, जो लंबे समय से आपके लिए संघर्ष कर रही है। एक उम्मीदवार का खुद को भी परखें, जांचें कौन हमारे लिए ज़्यादा सुयोग्य हो सकता है, कौन अपना है, कौन मिलनसार है, कौन आपकी समस्याओं को समझ सकता है, कौन आपके लिए प्रयास कर सकता है। उसके आधार पर उनको वोटिंग करनी चाहिए, चयन करना चाहिए, वो चाहे किसी दल से हो चाहे, लेकिन उम्मीदवार बढ़िया हो, राजनीतिक पार्टी बढ़िया हो, तो ही वो उस क्षेत्र का विकास उनको संभव हो सकेगा। आज हमने हमारे, अगर आपको आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 2023 में अगर यहाँ इस क्षेत्र से उम्मीदवार बनाती है
तो आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखो साजिद भाई, तारानगर पिछले लंबे समय से एक एजुकेशन हब बना हुआ है। दूर दराज के बहुत से बच्चे यहाँ एजुकेशन के लिए आ रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी संस्थाएं यहाँ चल रही हैं। एलन ने भी खोला है, डिफेंस एकेडमी भी यहाँ आ रही हैं। इन सभी बच्चों के लिए आधार पर आगे और हायर एजुकेशन के लिए इनके लिए यहाँ कॉलेज, जो गर्ल्स कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज चले हुए हैं हमारे यहाँ, उनमें पर्याप्त टीचिंग स्टाफ होना चाहिए, उनमें पर्याप्त संसाधन उनको दिए जाने चाहिए कि उनकी खेल कूद, उनके आवास व्यवस्थाओं के लिए इस शहर में इस रोड कनेक्टिविटी को चारों तरफ से इसको सुधारा जाना चाहिए। जो सिंचित क्षेत्र बकाया रकबा हमारा रहा है उसको स्प्रिंकलर सिस्टम या जो भी उपलब्ध हो सकता है हमारे पास, पीछे से पानी को बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा रकबे को जो पहले से घोषणा है, जो इसमें सिंचित एरिया में शामिल हैं, उनको इसमें शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तारानगर बहुत लंबे समय तक पिछड़ा क्षेत्र रहा है, तो ज़िले के अन्य तहसीलों के बराबरी का दर्जा ये भी प्राप्त कर सके, तो यहाँ बेसिक मूलभूत जो सुविधाएं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइट के बहुत से हम और भी नए KVS स्टेशंस वगैरह GSS स्टेशंस बनाकर लाइट व्यवस्था को सुधार सकते हैं। एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा है। मिसिंग लिंक रोड्स बना करके गाँव में कनेक्टिविटी है उनको और बढ़िया हम कर सकते हैं। तहसील हेडक्वार्टर्स को जोड़ने वाली जितनी भी मुख्य सड़कें पिछले 4-5 साल से उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, सारी सड़कें टूटी फूटी रही थी। अब भी जो काम चल रहे हैं वो बेसिकली जो PP रोड मोड पे जो सड़कें थी उन पे वो ठेकेदारों के द्वारा काम चलाया जा रहा है। लास्ट में अब सरकार ने स्वीकृतियां दी हैं, लेकिन उनमें भी काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। पिछले 4-5 साल में बहुत सड़कों की हालत हमारी दयनीय हालत रही है, और सड़कों गाँव के जो मिसिंग लिंक्स थे वो हमारी जिस समय की उस समय शुरू की हुई थी, वो बाद में बीच में एक बार विड्रा हो गई थी, वो सड़कें अभी बनी हैं। अभी सरकार ने काफ़ी कुछ घोषणाएं कर दी हैं आने वाले 2023 के लिए, तो शायद ये जितनी घोषणाएं करके जा रहे हैं उन घोषणाओं को ही लगभग पूरा कर देंगे तो ही बहुत होगा। इतनी घोषणाएं इन्होंने एडवांस में कर दी हैं, कर तो इन्होंने दी हैं, लेकिन अब उनको पूरा करने का काम, क्योंकि जन कल्याण से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को पार्टी भरसक प्रयास करके वो पूरा करने का उनको प्रयास करेगी। धन्यवाद। आज हमने उन गांधीवादी नेता स्वर्गीय जयनारायण जी के सुपुत्र श्री डॉक्टर दिलीप जी पूनिया, पूर्व प्राचार्य लोहिया कॉलेज से हमने मुलाकात की है। आप उन गांधीवादी विचारों के धनी हैं। जिस प्रकार आपके पिताजी ने यहाँ अपना पूरा समय दिया, अपना जीवन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उस गांधीवादी नेता स्वर्गीय जयनारायण जी पूनिया साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और आपने हमें आज समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साजिद भाई और आपके सहयोगी का, कि आज आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला, और मुझे बहुत कुछ सी बातें जो बतानी थी वो बताने का आज आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।